Hello student, welcome you all the new session 2021. I am your SST teacher. I am going to elaborate the next topic. Student, जैसे कि हमने कल जो वीडियो बनाया था पार्ट 1, उस वीडियो में हमने पढ़ा था मेडिटेरियन गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का केस जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे, तब तक मेरा बैटरी डेड हो गया, जिसकी वजह से मैं श्रीलंका का एक ही टॉपिक में, जैसे 4 टॉपिक में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 4 ही वीडियो बनेंगे इसके। तो वो गैजेट मेरा काम नहीं कर रहा था उस समय, यस, तो बैटरी डेड थे, तो जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो आज जो है उसमें जो बचा हुआ केस है श्रीलंका का, वो हम लोग कवर करेंगे, और जो है बेल्जियम का केस फिर से आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो उसमें थोड़ा सा जो है बचा हुआ था, चलिए हम थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। ठीक, दोबारा से हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी श्रीलंका में। तो श्रीलंका जो हम केस पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया था, आपको हमने ऑलरेडी बताया था कि श्रीलंका जो है अपनी आज़ादी हासिल करता है 1948 में। वहाँ पे मेजॉरिटी जो बिलीव करती थी, इस बात को मानती थी कि अगर जो मेजॉरिटी में है वही कंट्री रन कर सकते हैं, ठीक है, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, डिसरिगार्डिंग विशेज द नीड ऑफ माइनॉरिटी, और वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को दबा सकते हैं, ऐसा उनका सोच था, जो गलत था। ठीक है, इसमें हम लोग और भी आगे देखे थे कि सिन्हाला ने अपना डोमिनेंस ले लिया पूरे श्रीलंका पे। ठीक है, 1956 में वहाँ क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है सिन्हाला को। ठीक है, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ लागू कर दिया गया श्रीलंका में। जब उनकी गवर्नमेंट आई, वेजिटेरियन गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़, अब प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ क्या होता है कि इस पॉलिसीज़ में ये होता है कि इस पॉलिसीज़ में जो सरकार होती है मेजॉरिटी में, वो अपने ही लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो सिन्हाला जो थे उन्होंने क्या किया कि प्रेफरेंशियल रखा, ठीक है, प्रेफरेंशियल पॉलिसी बना के रखा। फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटीज़ पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स जहाँ होती थी वहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता था, पहले प्राथमिकता दी जाती थी किसको, सिन्हाला को। ठीक है, बाद में उसको तमिल या अदर्स को दिया जाता था। ठीक है, तो ये दिक्कत हुई थी। अब जब मेडिटेरियन गवर्नमेंट ने इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया, ठीक है, इस तरीके से उनके साथ शोषण जब शुरू हुआ, ठीक है, भेदभाव शुरू हुआ, तो उन्होंने क्या, एलिनिएट फीलिंग, इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमॉन्ग्स श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, जब इस तरीके से चीज़ें वहाँ शुरू हुई, जब सिन्हाला मेडिटेरियन गवर्नमेंट ने जो है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, प्रेफरेंशियल पॉलिसी जो है लगा के रख दिया, तो अब इनके पास एक ही चारा बचा था, या एक ही चीज़ बचा था, जो अपने आप को ये महसूस कर रहे थे, उनके वो क्या महसूस कर रहे थे, एलिनिएट कर रहे थे। एलिनिएट का मतलब समझते हैं आप? एलिनिएट का मतलब होता है कि वो अपने आप को सिन्हाला, मतलब वहाँ श्रीलंकन नहीं समझ रहे थे, वो अलग समझ रहे थे, हमको अलग अब अपना देश है। जैसे इंडिया में जो कुछ दिन तक पहले तक हम लोग झेलते आ रहे थे केस ऑफ जम्मू कश्मीर, वो अपने आप को हमसे एलिनिएट करते हैं। क्यों करते हैं? तो उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं एलिनिएशन होने के, या वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन ये तो केस अलग था, लेकिन वहाँ पे स्पष्ट रूप से था कि वहाँ पे क्या दिक्कत थी। वहाँ दिक्कत ये थी कि जो सिन्हाला थे वो तमिल्स के साथ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, वहाँ तमिल जो पॉपुलेशन थी 18%, उनके साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। प्रेफरेंशियल पॉलिसी लगा कर रख दी थी, इनकी भाषा भी नहीं आगे बढ़ने दे रहे थे, ऑफिशियल लैंग्वेज भी उन्होंने चेंज कर दिया था, सिन्हाली लैंग्वेज उन्होंने लगा दिया था। तो ये सारा दिक्कत जो था, इसके चलते वो एलिनिएट कर रहे थे, अब श्रीलंका से अपने आप को अलग समझ रहे थे, और वो महसूस करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिनाई किया जा रहा है उनको, संवैधानिक अधिकार जो है उनको नहीं दिया जा रहा है, पॉलिटिकल राइट उनको है नहीं, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ जॉब में हो रहा है, और उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। 4 चीज़ें वो महसूस करने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बनाया गया है, सबको इक्वल राइट देने की बात जो कही जा रही है, वहाँ मिल नहीं रहा है, उनको पॉलिटिकल राइट जो मिलने चाहिए वो है नहीं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है जॉब्स में, ठीक है, और उनके इंटरेस्ट को समझा नहीं जा रहा है या ना देखा जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। अब श्रीलंकन तमिल जो थे वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो था, और रीजनल ऑटोनॉमी चाहते थे, ऑफिशियल लैंग्वेज में उनका भी लैंग्वेज शामिल किया जाए तमिल्स को। जब इतनी डाइवर्सिटी वहाँ थी, और जहाँ देश में इतना बहुत बड़ा तो देश नहीं था, तो उसमें छोटा देश था, तो वहाँ पे ये महसूस कर रहे थे कि हमारा भी लैंग्वेज को शामिल किया जाए। ठीक,
रीजनल ऑटोनॉमी दिया जाए। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहाँ उसकी सरकार की होती है तो उसका पावर होता है, उसको कहते हैं रीजनल ऑटोनॉमी। तो रीजनल ऑटोनॉमी उनके पास थी नहीं, ठीक, वो उनके पास थी नहीं, सारा का सारा पावर सेंट्रलाइज था, मेजिटेरियन गवर्नमेंट के पास था। तो इस वजह से उनको और भी क्या डिमांड थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब उनको ये भी महसूस हो रहा था कि इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी दिया जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब सबको समान रूप से, सबको मतलब एक समान अवसर मिले आगे बढ़ने का, ठीक है, अपने आप अपना विकास करने का। और गवर्नमेंट जॉब में किसी के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन प्रिफरेंशियल पॉलिसी लगा के नहीं रखने का, या ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वो मांग कर रहे थे। 1980 में जब 1956 से ये शुरू हुआ टेंशन इन दोनों के बीच में, सिन्हाला और तमिल्स में, और 1980 में इनकी डिमांड उठ गई, ठीक है, कि अब हमें हमारा सेपरेट राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए तमिल श्रीलंका में, जहाँ पे तमिल्स लोग रहेंगे, ठीक, और वहाँ पे आपकी मतलब रीजनल ऑटोनॉमी श्रीलंकन के पास होनी चाहिए, वहाँ के जो श्रीलंकन तमिल हैं उनके पास। ये अब शुरू हो गया, यहाँ से टेंशन इन दोनों के बीच में चालू होते हैं। तो उसके बाद 1880 में ही क्या हुआ कि उसके बाद वहाँ पे सिविल वार छिड़ गया। सिविल वार मतलब गृह युद्ध छिड़ गया, आपस में लोग मरने। इसका नतीजा क्या हुआ? किलिंग कम्युनिटी एंड फोर्सिंग पीपुल एज ए रिफ्यूजीज। अपने ही देश में लोग, ठीक है, लोगों को, कम्युनिटी को मार रहे थे, और फिर क्या हुआ, अपने ही देश में वो रिफ्यूजी भी हो गए। रिफ्यूजी का मतलब कि वो रिफ्यूजी मतलब नहीं, प्रवासी हो जाना, ठीक है। तो इस तरीके से उनके साथ भेदभाव हो रहा था, जिसका कारण क्या हुआ, कॉजेज क्या हुए? सेटबैक टू द इकोनॉमिक, हेल्थ एंड सोशल लाइफ, ठीक है। अब इस तीनों सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट आया। जब सिविल वॉर छिड़ता है देश में तो देश को ही हानि होती है, लोगों को हानि होती है। तो उसका कारण ये हुआ कि उनकी इकोनॉमिक गिर गई, हेल्थ स्ट्रक्चर ख़राब हुआ, सोशल लाइफ जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं रह पाया, और लोगों में कम्युनल वायलेंस शुरू हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी श्रीलंका में। हमने पढ़ लिया श्रीलंका का केस। आज जो वीडियो है, जो केस आज हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है हम लोग को केस ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, जो हरियाणा से भी छोटा है। यूरोप का केस समझते हैं कि यूरोप जो देश है, यूरोप जो कंटिनेंट है, उसमें बेल्जियम जो देश है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हरियाणा से भी छोटा है वो। उसकी जो बॉर्डर मिलती है, शेयर करता है बॉर्डर, वो अपना बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ करता है। ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इसकी जो पॉपुलेशन है लिटिल ओवर 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है इसकी पॉपुलेशन, ठीक। अब यहाँ पे ये समझने वाला चीज़ है कि यहाँ पे इथनिक कंपोजिशन कैसा था। श्रीलंका की जो श्रीलंका में जैसे हमने इथनिक कंपोजिशन देखा था, अब वही चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। कहाँ? आपका बेल्जियम में। तो बेल्जियम जो जगह है उसकी जो कैपिटल सिटी है, मतलब वहाँ का ब्रसेल्स है। तो अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, इसमें 4 कम्युनिटी थी। ध्यान से समझिएगा कि यहाँ जो कंपोजिशन था 100% का, वो 4 कम्युनिटियों में बटा हुआ था। पहले आते हैं डच, फिर आते हैं फ्रेंच, फिर दोनों मिक्स्ड, ठीक है। जगह ऐसे 3 ही कम्युनिटी है, 3 ही है, मान के चलिए 3 ही है। तो 3 है ही, एक्चुअल में 3 है, 4 वैसे कहीं कहीं लिखा हुआ है किसी बुक में, लेकिन 3 ही है। 3 ही ज़्यादातर बुकों में दिया हुआ है, तो जो ज़्यादातर रहता है उसी को मान के चलते हैं। तो एक है फ्रेंच, दूसरे थे डच, और तीसरे थे आपके जर्मन। तो फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, 3 लैंग्वेज हो गए, 3 तरह के। अब इनके कंपोजिशन की बात करते हैं। जो डच थे वो पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन, अगर वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी जो थी, उसमें जो पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन था उनका था 59%। 100 में कितना? डच के 59%, ठीक है। जो फ्रेंच थे उनके थे 40%, मतलब वहाँ जो रीजन था वहाँ पे 40%, ठीक है। और कितने हो गए? 59 और 40 अगर काउंट करें तो 99 हो जाएगा। बच गए कितने? 1%। 1% में जर्मन्स थे, ठीक है। अब यहाँ जो था वो रीजन वाइज अलग था।
शहरों में डचों की संख्या जो थी वो कम थी। जो ब्रसेल्स जगह है, जो कैपिटल सिटी में है बेल्जियम का, वहाँ पे ब्रसेल्स में डच की संख्या जो थी वो कम थी, जो पॉपुलेशन में ज़्यादा थे। समझिएगा कि मिक्स्ड पॉपुलेशन थी वहाँ, जहाँ ब्रसेल्स जगह है वहाँ पे मिक्स दोनों जातियाँ थी। अब दोनों जातियाँ देखिए कैसे थी कि फ्रेंच जो स्पीकिंग लोग थे उनकी जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, ब्रसेल्स जहाँ कैपिटल सिटी है वहाँ 80%, ठीक है, ज़्यादातर अमीर लोग इसी कम्युनिटी से थे, फ्रेंच से। तो फ्रेंच की जो पॉपुलेशन थी ब्रसेल्स में कैपिटल सिटी में वो 80% थी और 20% में आपके डच थे। लेकिन अब रीजन वाइज अगर बात करें, पूरे मतलब बेल्जियम में अगर बात करें, तो डच स्पीकिंग की संख्या कंट्री साइड में ज़्यादा थी। कंट्री साइड का मतलब देहातों में, ठीक है, इनकी संख्या ज़्यादा थी। ये थे 59। फ्लेमिश जो रीजन था वहाँ, फ्लेमिश रीजन में आप देखिएगा कि हमने कम्युनिटी एंड रीजन ऑफ बेल्जियम जो है हम आपको PDF में दिए हुए हैं, उसमें रेड और पीला कलर से दिया हुआ है। तो पीला कलर जो दिखाया गया है, पीला कलर में देखिएगा हमने दिया हुआ है कि पीला कलर जो है ब्रसेल्स का कैपिटल रीजन है, और वहाँ पे जो रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ हमने ऑलरेडी मार्क करके टेबल बना के, इंडेक्स बना के दिया हुआ है कि कौन से परसेंटेज कितना है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो हम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्लेमिश रीजन है, जो कंट्री साइड है, वहाँ पे इनकी संख्या 59% थी, और शहर में जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स था वहाँ पे कितनी थी, 20%। और जो ये थे फ्रेंच थे, इनकी जो पॉपुलेशन थी मतलब शहरों में वो 80% थी, जो कंट्री साइड था, देहाती क्षेत्र था, वहाँ 40% थी, मतलब बहुत कम, ठीक। तो अब दिक्कत यहाँ क्या हो गया, जर्मन परसेंटेज तो 1% था। अब देखिए ज़रा इसको हम इलेबोरेट करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। इसकी जो बॉर्डर, जो बेल्जियम जो देश है वो अपनी बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है, पहला शेयर करता है फ्रांस के साथ, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा जर्मनी, चौथा लग्जमबर्ग। ये 4 देशों के साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसका जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। कॉम्प्लेक्स इथनिक डाइवर्सिटी यहाँ थी, आप जानते हैं, जैसे डच थे, आपके डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन्स थे यहाँ पे। तो ये दिक्कत यहाँ मतलब डाइवर्सिटी ज़्यादा थी। ब्रसेल्स में जो जगह है, कैपिटल सिटी है, वहाँ पे 80% फ्रेंच थे और 20% डच स्पीकिंग थे। अब टेंशन इनके बीच में हो गई, ठीक है। जो वेलेनियन स्पीकिंग रीजन था, जो जहाँ पे डच जो शहरों में थे, पॉश इलाका था, उसमें ज़्यादातर मतलब जो ब्रसेल्स कैपिटल सिटी है, ध्यान से समझिए, जो ब्रसेल्स कैपिटल सिटी है उनमें अमीरों की संख्या इन्हीं की ज़्यादा थी, फ्रेंच की, जो पॉपुलेशन में कम थे। अगर 100% पॉपुलेशन माना जाए तो इनके पास कम ही था, ठीक है। 40% में ये थे और 60% में आपके 59% में आपके डच थे। तो डचों की संख्या शहरों में कम थी, देहातों में ज़्यादा थी, और फ्रेंच की संख्या शहरों में ज़्यादा थी और देहातों में कम थी, ठीक है। इन दोनों के बीच में टेंशन शुरू हुआ 1950 और 1960 के दौर में, ठीक है। यहाँ इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनके बीच में अब टेंशन शुरू होता है, ठीक है। तो अब इन्होंने ये नहीं किया कि आपस में फिर वो लड़ाई किए श्रीलंका के जैसे। श्रीलंका ने क्या किया, अपने मेडिटेरियन का गलत फ़ायदा उठाया, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, मेडिटेरियन गवर्नमेंट लेके आ गए। वो गलती बेल्जियम नहीं करता है। उन्होंने आपस में मिलके सरकार बनाई, ठीक है। सरकार को कैसे चलाया, चलिए पढ़ के समझते हैं। 1970 और 93 के बीच में, 1993 के बीच में और 1917 के बीच में, दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so that everyone could live within the nation। मतलब ऐसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया, उन्होंने पूरे कंट्री के लोगों को एक समझा, चाहे वो मेजॉरिटी में थे या माइनॉरिटी में थे, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया ताकि सभी लोग जो वहाँ के लोग थे बेल्जियम के, वो आपस में मिलजुल के इस देश में रह सकें। उन्होंने ये गलती नहीं की कि जो अब मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट में ये थे, मेजॉरिटी में ये थे आपके डच, तो उन्होंने अपनी सरकार बनाई और ऐसा कुछ किया, वैसा उन्होंने कुछ नहीं किया।
और वहाँ पे प्रेफरेंशियल पॉलिसी जैसे श्रीलंका में हुआ था वो लेके आए। फिर उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज कर दिया पूरा का पूरा, और सिन्हाला तमिल्स के इंटरेस्ट को समझा ही नहीं, इग्नोर किया, जॉब बाइकआउट कर दिया उनके लिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड जरूर किया, बदलाव किया, उसमें संशोधन जरूर किए, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए नहीं, सबके फ़ायदे के लिए, नेशन के लिए फ़ायदे के लिए, यानी जो नेशन में लोग रहते हैं उन सबको इसका फ़ायदा मिले। नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्थापित हुई ब्रसेल्स में, वहाँ पे क्या किया गया कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर बनाए गए, जो पोर्टफोलियो मिनिस्टर वहाँ बनाए गए, वहाँ पे दोनों की संख्या सेम कर दी गई। चाहे वो कम थे ज़्यादा थे इससे मतलब नहीं था, दोनों की संख्या बराबर कर दी गई, ठीक है। पावर को, ठीक है, सेंट्रल पावर ने बहुत सारा पावर जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे जो सरकार चला रहे हैं वहाँ अच्छे से चलाइए, पावर आप हमसे शेयर कर दिया, उन्होंने पावर को ज़्यादा शेयर किया उससे, ठीक है। ब्रसेल्स हैज़ इन अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव अ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसेल्स का जो गवर्नमेंट था वहाँ पे जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाया गया था उसमें दोनों कम्युनिटी को इक्वल नंबर में पोजीशन दिया गया था, ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। फ्रेंच पीपल जो थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रसेल्स में जो है ये किया, एक्सेप्ट किया, जहाँ उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी। हालांकि देहातों में इनकी जनसंख्या कम थी और इनकी ज़्यादा थी, तो ये सभी आपस में इन चीज़ों को लाने नहीं दिए और अच्छा से अपना सरकार चलाए और पावर को सेवर कर दिया, ठीक है। डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्ट बाय द पीपुल बिलोंग्स टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। इट हैड पावर रिगार्डिंग अ कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। उन्होंने एक तीसरे तरह का गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जिसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम था कि वहाँ पे जो इश्यूज़ होते थे रिलेटेड कम्युनिटी से रिलेटेड, चाहे वो डच के हों, फ्रेंच के हों या जर्मन्स के हों, वो था एजुकेशनल, कल्चरल एंड लैंग्वेज रिगार्डेड इशू, इसकी वो भरपाई करते थे। मतलब भरपाई क्या, देखभाल करते थे, उनकी मॉनिटरिंग करते थे। कम्युनिटी गवर्नमेंट का ये काम था। 4 सब्जेक्ट थे, कल्चरल एजुकेशन, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को वो हैंडल करता था। तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने देश को चलाया कि पावर को शेयर किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया दोनों गवर्नमेंट को, ठीक है, दोनों तरह के लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जहाँ स्टेट गवर्नमेंट थी वहाँ पावर को उनके ऑटोनॉमी दे दिया कि आप चलाइए वहाँ पे। दे अवॉइड द सिविल स्ट्रीट बिटवीन 2 कम्युनिटीज़ एंड पॉसिबल डिवीज़न इन द लिंग्विस्टिक लाइन। उन्होंने अपने बीच में जो ये कम्युनिटी डिवीज़न की बात थी वो आने नहीं दिया, ठीक है, अवॉइडेड किया उसको। और पॉसिबिलिटी जो डिवीज़न लिंग्विस्टिक लाइन पे होते हैं वो उन्होंने होने नहीं दिया। तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ जो श्रीलंका था उन्होंने क्या किया, अलग तरीके से पावर शेयर किया। पावर तो शेयर ही नहीं किया, बेल्जियम ने अपना एक तरीके से पावर शेयर किया, सबको पावर दिया, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन उनका दबाया, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को उन्होंने इग्नोर किया, जिसके वजह से क्या हुआ, देश में सिविल वार छिड़े। सिविल वार के चलते देश के लोगों को हानि हुई, वहाँ का इकोनॉमिक, सोशल और हेल्थ स्ट्रक्चर जो है ख़राब हो गया। तो हमने 2 केस में, इस केस में हम इतना ही आज बात करेंगे। फिर जो कल केस आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वाई द पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ठीक है। हम ये देखेंगे कि पावर को शेयर करना ज़रूरी क्यों है, ठीक है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पावर को शेयर करने के लिए इन्फोर्स करती हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, हम पावर को क्यों शेयर कर सकते हैं। तो ये दूसरा वीडियो आज का था। तीसरा वीडियो जो है उसमें आएगा, वो आएगा वाई द पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ठीक है, और लास्ट फॉर्म में आएगा, यानी 2 वीडियो इस लेसन के और आएंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वाई द पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयर डिज़ायरेबल क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, और लास्ट में आएगा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पावर शेयरिंग फॉर्म जो है किसी तरीके से कौन से तरीके से होते हैं, तो वो पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फेडरल स्ट्रक्चर या कम्युनिटी पावर गवर्नमेंट होता है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं उसके, तो वो हम एक एक करके वो पढ़ाएंगे। हो सकता है कि ये वीडियो 3 वीडियो में चला जाए या 4 वीडियो में हो जाए। तो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक एक करके बताएंगे, हॉरिजॉन्टल, फेडरल, ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हम 4-5 जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो हम इलेबोरेट करके बताएंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, बाहर घूमें नहीं,
जो होमवर्क आपको पोस्टेड किया जा रहा है और जो हम क्वेश्चन दिए हैं उसको आप डेली बेसिस पे चेक करते रहें। जो दिक्कतें होती हैं उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं स्कूल को, और हम लोग को मिल जाएगा वो सारा चीज़ कि क्या क्या प्रॉब्लम है, या डायरेक्ट इस पे कमेंट कर सकते हैं कि क्या इसमें कोई अगर टॉपिक ना समझ में आता है तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।